जेई के एग्जाम में रैंक 3 स्टूडेंट है पंकज स्वर्णकार। उसका सिलेक्शन सीएसईबी में भी हुआ है, अभी जेई में जनवरी में जो एग्जाम हुआ था। व्यापम में अभी उसका रैंक 3 है जी। और उसका ही एक भाई है नीरज स्वर्णकार जी। नीरज का सीएसईबी नहीं निकला, फ्रेशर स्टूडेंट है, उसने तैयारी किया और अभी वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट में जेई में उसका सिलेक्शन हो गया। तो एक छोटा सा इंटरेक्शन सेक्शन रखा गया है, ठीक, आपको गाइड करेंगे क्या बेनिफिट हुआ क्या हुआ जी। तो अभी पेशेंस से सुनेंगे। तो सबसे पहले पंकज के लिए, नीरज के लिए जोरदार ताली बजाएंगे सभी। और लोकेश है यहाँ पर, लोकेश है क्या? लोकेश बुआरे अभी मास्क उतार ले, ठीक। उसके बाद में अनुराधा मांझी है, अनुराधा की चली गई, हाँ ठीक। और शालिनी, शालिनी खड़े हो जाओ तीनों बच्चों, ठीक। उधर लोकेश खड़े हो जा, शालिनी खड़े हो जा और अनुराधा, ये तीनों के लिए भी ताली बजाइए, तीनों का भी सिलेक्शन हुआ, ठीक। और कोई है क्या जिसको मैं मिस कर रहा हूं, अभी क्लास में बैठा है जिसका सिलेक्शन हुआ है? ऐसा कोई नहीं है ना? चलिए, तो एक ओपनिंग आ रहा है मेरा, ठीक, वॉइस है ना? एक ओपनिंग नोट मैं आपको दे देता हूं, जानकारी दे देता हूं, ठीक। तो बैक टू बैक जो है आपका छत्तीसगढ़ में सिविल के लिए वैकेंसी आ रही है, बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं, ठीक। तो अभी के क्रम में अभी जो आपका एग्जाम आया था, जो कि था आपका 400 पोस्ट का WRD, और उसमें बहुत अच्छा रिजल्ट जो है इंस्टीट्यूट के बच्चों ने दिया है। कभी भी किसी स्टूडेंट का रिजल्ट जो होता है वो इंस्टीट्यूट की वजह से नहीं होता। हम पढ़ाते सभी बच्चों को है और उतनी ही ईमानदारी से पढ़ाते हैं, तो रिजल्ट बच्चों का अपना होता है, हमारा उसमें केवल मार्गदर्शन होता है। मेरा यह मानना है कि कोई भी बच्चा जो इस इंस्टीट्यूट से एसोसिएटेड है, हमने सबके पीछे उतनी ही मेहनत की है। जिन बच्चों को आज रिजल्ट मिल रहा है उन्होंने अपने ऊपर ज्यादा मेहनत की है और इस बार उनकी संख्या बहुत ज्यादा है। टॉप 10 में अगर आप देखते हैं तो 3 क्लासरूम प्रोग्राम से हैं, 2 जो है क्लास टेस्ट और मॉक इंटरव्यू से हैं, मतलब टॉप 10 में 5 बच्चे हैं। टॉप 100 में अगर मैं देखता हूं तो कम से कम 64 बच्चे ऐसे हैं जो इस इंस्टीट्यूट से एसोसिएटेड हैं। और अभी जब लिस्ट आएगी तो अभी तक की काउंटिंग के हिसाब से 400 में से 202 स्टूडेंट इसी इंस्टीट्यूट से पढ़ करके निकले हैं। कोई 2017 में, कोई 18 में, कोई 19 में, तो कोई 20 में। इस बीच में 2 साल का पीरियड ऐसा रहा जिसमें हर बच्चा डिस्टर्ब रहा है, हर एक बच्चे की पढ़ाई डिस्टर्ब रही है, लेकिन उस बीच में भी जो लोग धैर्य बना करके पढ़ाई करते रहे उन लोगों ने अंततः रिजल्ट दिया। रिजल्ट किसने दिया? जो बच्चे कल रिजल्ट नहीं दे पाए थे उन्हीं बच्चों ने रिजल्ट दिया। इसलिए अगर आपके पास आज रिजल्ट नहीं है तो आप असफल नहीं है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। मतलब हमारे दृष्टिकोण से कोई एक सफल बच्चा अच्छा और असफल बच्चा बुरा नहीं होता। अगर आप ईमानदारी से कोशिश कर रहे हैं और वो कोशिश हमको दिख रही है तो आप हमारे लिए एक अच्छे बच्चे हैं जो अपने ही तैयारी को लेकर के संजीता है, ठीक। तो मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। सबसे पहले मैं कॉन्ग्रेचुलेट करूंगा पंकज को जिसका रैंक 3 आया है, और उसके भाई नीरज को और उनके माता पिता को जो यहाँ पे बैठे हैं। एक घर से 2 सरकारी नौकरी और कुल मिला के सीएसईबी को जोड़ दोगे तो 3 सरकारी नौकरी पिछले 1.5 महीने में आ गया है, ठीक। तो एक बार फिर से तालियां बजाएंगे, ठीक। और सभी बच्चों को भी मैं बुलाऊंगा, आप तीनों को भी मैं यहाँ पे बुलाऊंगा, ठीक। तो सबसे पहले मैं पंकज और नीरज को कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए, कहा गया मुकेश, दे दो बेटा, वो उसको दे दो। पंकज को और नीरज को मैं बधाई देता हूं। मैडम आप आ जाइए, एक तो फोटो ले लेना जैसे अपने मोबाइल से, आ जाओ। स्पेस यहाँ पे थोड़ा दिक्कत है, कुर्सी उस साइड कर लो, ठीक, ले ले, आ जाओ। ठीक है, एक और दे दो, ये तुम्हारा वाला है, आ जाओ, ये ले लिया है, तुम्हारा है। इसके लिए भी ताली बजाओ भाई, बहुत मेहनत किया, ठीक। तो
बच्चों की सफलता में माता पिता का जो रोल होता है, जो भूमिका होती है, उनसे बेहतर कोई नहीं जानता। क्योंकि आप भी जिस डाउन टाइम पे गुजरते हैं, तैयारी एक अपने आप में डिप्रेसिंग पीरियड है, ठीक, और उसमें मोटिवेशनल के मोमेंट बहुत कम मिलते हैं, जिसमें हमारे पास एक ऐसा सोर्स होता है जिसमें हम आपके सामने एक उदाहरण रख सकते हैं कि देखो आज से 6 महीना पहले ये भी उसी संघर्ष से जूझ रहे थे, लेकिन आज वो सक्सेसफुल हो गए हैं। तो आज हमारे पास वो तो उदाहरण के तौर पे बच्चे हैं, लेकिन माता पिता उसके पीछे क्या सोचते हैं, ये मैं पंकज के पापा से कहूंगा कि एक बार आप लोगों से बात करें और आपको बताएं। पंकज के पापा को कई लोगों ने सुना होगा इसके पहले भी, वो बहुत अच्छे वक्ता हैं, खुद भी PWD से हैं स्वयं, और अभी अभी उनका रिटायरमेंट हुआ है। एक बार बीच में आते जाते कहीं मुलाकात हुआ था, तो बच्चों से मैंने बोला था कि पापा के रिटायरमेंट तक तुम लोग का सरकारी नौकरी लग जाना चाहिए। रिटायरमेंट तक तो नहीं लगा, लेकिन रिटायरमेंट में कितने साल के अंदर, एक साल के अंदर जो है दोनों की नौकरी लग गई। तो सारे बच्चों को मेहनत करना है, ठीक। इसी नोट के साथ में मैं स्वर्णकार जी को माइक हैंडओवर कर रहा हूँ। अब मैं सा इसके पूर्व भी मैं आप लोगों के बीच में मेरे सुपुत्र पंकज स्वर्णकार के CSEB में जूनियर इंजीनियर पदस्थगी होने के फलस्वरूप इस संस्था का मैं तो आभार व्यक्त करने आया था, लेकिन सर ये कहते हैं कि इसमें माता पिता का योगदान है, लेकिन मैं उसको अंशतः सहमत हूँ। मैं तो 100% यही मानता हूँ कि योगदान पाणिग्रही मैडम का है और ये सर का है। जो इनको योगदान और गाइडलाइन यहाँ से मिलता है, तो उसी के बदौलत वो अपने सफलता के कैरियर पर ही पहुंचते हैं। मैं तो कोई टेक्निकल आदमी नहीं हूँ, मेरा जॉब जो है क्लर्जिकल जॉब है, ठीक है। मैं इंजीनियरों के बीच में रहता हूँ, अभियंताओं के बीच में रहता हूँ। अभियंता का जो अंतिम छोर जो पोस्ट है निर्माण विभाग में, वहां तक के मैं काम करता हूँ। अब मैडम से मैं जनरली गाइडलाइन लेते रहता हूँ। हर आदमी को मैं यही बोलता हूँ। मैंने अपनी संस्था में कम से कम 50 लोगों को रेफर किया होगा कि मैडम के पास वो ज्ञान का खजाना है। आप केवल अपने स्टडी के आधार पर आप उसको खोज नहीं सकते, वो सागर है, लेकिन उस सागर में आपको क्या ढूंढ के निकालना है, ये ज्ञान आपको जो मैडम ही बता पाएगी। मैडम का क्वालिफिकेशन, इसके पहले लोग कोचिंग के लिए बिलासपुर, दिल्ली, कहाँ नहीं जाते थे, लेकिन जो आज मैडम के पास जो क्वालिफिकेशन, मैडम के क्वालिफिकेशन, मैडम की जो गाइडलाइन है, आज मैडम के क्वालिफिकेशन देखो, मैडम कितना सिंपल रहती है, लेकिन मैडम के कभी क्वालिफिकेशन को आपको गौर करना, मैडम कितने जगह के नौकरी रिजाइन की है। अब मैडम किसी के बस की बात ये नहीं है को किसी के कहने से रिजाइन की होगी। जब तक उसमें आत्मज्ञान नहीं होगा, जब तक उसमें बुद्धिमत्ता नहीं होगी, जब तक आपको टेकल उसको अपने आप में टेकल करने के लिए ज्ञान नहीं होगा, तभी वो वहां तक पहुंची होगी। मैडम तो 7-8 नौकरी रिजाइन कर चुकी है, और ऐसे उसमें मेन एक नौकरी है जो IAS की नौकरी रिजाइन करके जो आपके पास बैठी है, तो मतलब मैं बोलता हूँ वो महान व्यक्तित्व के धनी में मैं उसको काउंट करता हूँ। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, और मैं आज जो इतना गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि मेरे बच्चे उस मुकाम पे पहुंचे कैसे। मैं लड़के को पहले सलाह देता था कि आप वहां जाइए, क्योंकि मैडम मेरे साथ काम करती है। मैडम की जो ढंग है, जो पढ़ने की है, जो उसकी बुद्धि की क्षमता है, जो उसका ज्ञान है, जो एजुकेशन है, उससे तुम सफल हो जाओगे। कल मेरे पास 1-2-3 लड़के लोग आए, उसके गार्जियन आए कॉन्ट्रैक्टर के, कि प्रहलाद मैंने तेरी बात को बहुत जगह मेरे लड़के नहीं माने, आज मेरे कम से कम लड़के सब पश्चाताप कर रहे हैं। उसमें से एक भी लड़के सक्सेस नहीं हुए, लेकिन बोले उस सफलता के नजदीक किनारे पे वो पहुंच चुके हैं। बोले किसी को 70, किसी को 75, किसी को 80। आज अगर वो लड़के ढंग से अगर क्लास ज्वाइन करते, आज वो लड़के अगर ढंग से अपनी स्टडी करते, तो इतना पोस्ट जो कभी बहुत सुनहरा चांद था कि अभी सिलेक्शन के लिए जो 400 पोस्ट कॉल किए थे, उस पोस्ट में सिलेक्शन के लिए इतना बड़ा दरवाजा छत्तीसगढ़ सरकार खोली थी कि किसी भी विभाग में इतनी पोस्ट आज तक नहीं निकली है। एक बार 2018 में पीरियड निकला था, वो भी करीब 365 पोस्ट निकला था। उस पोस्ट में 2012 वो इतने सिलेक्शन हुए कि जब तक आपका क्रेज बढ़ते जा रहा है, कटआउट तो बढ़ेगा जितना पोस्ट बढ़ेगा, आप लो पोस्ट में आपका कटआउट कहां से बढ़ेगा। तो एक विश्वास आप जरूर रखिए, विश्वास आप एक बार सोच लिया आइए मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, आप अपने मनोबल को कहीं मत गिराइए। आप ये मान के चलिए कि मैं अभी
पर एग्जाम ही नहीं दिया हूं, लेकिन आने वाला समय में एग्जाम हूं और मैं सिलेक्टेड कैंडिडेट हूं। ये मानसिकता आप बना के रखिए। कहीं भी कोचिंग सेंटर नहीं था, दुर्ग शहर में कहा था, कहीं भी कोचिंग टेक्निकल का कोई कोचिंग सेंटर नहीं था। और कई लोग जो चला रहे हो खुद ही, मतलब उसका क्वालिफिकेशन आपको गाइड है। आज का जो कॉम्प्लिकेशन है एग्जामिनेशन का, आज जो कॉम्प्लिकेशन इस एग्जामिनेशन में जो सक्सेस होने का है, वो प्रक्रिया दिनों दिन जटिल होती जा रही और कॉम्प्लिकेशन दिनों दिन बढ़ते भी जा रहा है। इसलिए आप परिश्रम के साथ, आपको परिश्रम के गाइडलाइन तो भाई किसी के सर और मैडम आपके घर में दिन भर या मेरे घर में, मेरे बच्चे घर में तो नहीं जा सकेंगे। तो इसलिए आपको दिन और रात एक परिश्रम के लिए एक समय आप बिल्कुल जरूर फिक्स कीजिए। मेरे बच्चे मैं मानता हूँ ये नहाए धोए और खाना खाए, तो ये चाक और कलम में जो भिड़ते हैं कि रात कितने टाइम होता है ये उसके पीछे घूमती है। तू सोएगा कितने बजे, तू खाएगा कितने बजे, तो मैं इसको बोलता हूँ तू उसके बारे में छोड़ दे, तू खाओ तू सो जा। तो मेरे को आज बहुत गर्वान्वित महसूस हो रहा है कि मैं कम से कम, मैं चाहता था, क्योंकि मैं निर्माण विभाग में तो नौकरी करता था, लेकिन इंजीनियरों के बीच में जरूर रहता था, लेकिन मैं क्लर्जिकल जॉब में था। मेरा सोच ये रहता था कि मेरा भी बच्चा अगर इंजीनियर, अगर अभियंता बने तो मेरे को कितना अच्छा लगता। मेरा एक सोच था। मैं इस लड़के को मैथ्स लिया, इसको मैंने इसीलिए इसको सिविल लिवाया, क्योंकि मैं सिविल ही डिपार्टमेंट में काम करता हूँ। और ये लड़का शुरू से ही बड़ा मेहनती है। JEE मेंस एग्जाम दिया, NIT एडमिशन हुआ, उसके बाद इसने गेट की तैयारी किया, उसको भी एक बार में क्लियर किया। उसके बाद इसने MTech का तैयारी, गेट के NIT बेस इसका कैंपस सिलेक्शन भी हुआ। इरकान इंटरनेशनल में असिस्टेंट इंजीनियर में मैंने मना करके इसको MTech करवाया, वहां भी बड़ा इसने सक्सेसफुल ये किया। तो इसके लिए माता पिता गुरु तो ये नहीं है, लेकिन कुछ हद तक मानता हूँ 2-4 साल आप इतना कड़े मेहनत कीजिए कि आप ये मत सोचो कि मेरा सिलेक्शन हो गया। अभी CSEB में ज्यादा कोई पोस्ट नहीं था, मात्र 21 था। मेरे को तो रत्ती भर उम्मीद नहीं थी। मैडम का मैं शादी में जा रहा था, एक मैसेज आया, स्वर्णकार जी आपको बधाई। मैं बोला कैसे मैडम बधाई है? तो बोले आपके लड़के को वहां हो गया 9वां रैंक में। तो अपन CSEB की तैयारी में इसके बीच में जैसे आए थे। तो इसके बाद भी सिविल में इतना जगह है, अगर सर्विस का सही छोड़, कई लोग समझ नहीं पाते मैकेनिकल ऊपर। मेरे कई रिश्तेदारों को मैंने बहुत मना किया कि मैकेनिकल का कोई स्कोप नहीं है, सभी प्लांटें बंद हो चुकी है, जितने उद्योग बंद हो चुके हैं, भिलाई स्टील प्लांट भी नहीं कर रही सिलेक्शन, आप मत लो सिविल में। सिविल में लोगे तो आपको प्राइवेट आज हमारे एक नियम है, हमारे ठेकेदार को एक कंडिका है 812 के अंतर्गत, उसको सिविल इंजीनियर नियुक्त करना है, उसको पेमेंट देना है और उसको आपको तनख्वाह का वाउचर देना है। तो ठेकेदार तो असंख्य है और हर जगह निर्माण कार्य है, तो आपको रखने की उसकी मजबूरी है। लेकिन मैकेनिकल या अन्य कोई स्कोप में ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि आपको रखना है। तो आपको एक रोजगार का माध्यम जो दे रहा, सिविल आपने जो सब्जेक्ट जो चॉइस किया, बहुत अच्छा सब्जेक्ट चॉइस किया। ये यकीन नहीं करते थे। बाद में इस लड़के का एग्रीकल्चर BSc BTech में हुआ था। अब मैं बोला तू ज्वाइन कर ले, ये बोला ठीक है। अब इसका एडमिशन भी हो गया, ये वहां से गया, फिर ये वापस आ गया। मैं वहां नहीं पढ़ता बोले, अब इसका क्या दिमाग घूमा। तो मैं बोला एक सिविल ले लिया भैया, तो तू इलेक्ट्रिकल ले ले। तो फिर ये इसको सलाह दिया, यार मैं तेरे को, तू इलेक्ट्रिकल लेगा मैं तेरे को क्या गाइडलाइन दूंगा। तो फिर इसने दोनों ने सिविल ले लिया। ये लड़का मात्र 1 ईयर ही अभी इसका, इसी साल इसने एग्जाम फाइनल किया है, 20 में ही पास किया है। अभी लड़का फर्स्ट बार में ही सिलेक्शन हो गया ऐसे सब इंजीनियर। हमारे यहाँ सब इंजीनियर बोलते हैं, दूसरे डिपार्टमेंट उसको जूनियर इंजीनियर बोलते हैं। लेकिन मैंने इसको यहाँ भी दबाव से भेजा, आप मैडम के पास जाओ। ये पहले थोड़ा संकोचाते थे, लेकिन हाँ, ये प्राइवेट नौकरी ज्वाइन कर चुका था, बहुत अच्छी सैलरी थी, अच्छा नौकरी था, इसका भी असिस्टेंट है। तो फिर इसको मैं सलाह दिया कि मैडम के पास जा। मेरे पास 4-5 और राजकान कई ठेकेदार आए मैडम। अब वो लोग आने के बाद वो लोग बार बार बोलते थे, प्रहलाद मेरा लड़का आज बहुत पछता रहा है कि मैं तेरी बात नहीं माना, मैडम का क्लास को मैंने ठीक से ज्वाइन नहीं किया। मेरा नंबर नियर अबाउट है 75 है, आज मैं भी होता था 90 कटआउट में, जो भी है 90 या 95 कटआउट में मेरा सिलेक्शन हो जाता। मैंने उसको बोला मैं कर क्या सकता हूँ, मैं को जो समय चूक गया आप उसके पीछे मत जाइए, आप आगे के लिए आप प्रयास तो कीजिए। अभी तो PWD का वैकेंसी निकलने वाला है, अभी तो वहां का भी वैकेंसी निकलने आ रही है, इसका भी वैकेंसी निकलने वाला है।
कहीं ना कहीं तो आपको सफलता मिलेगी। लेकिन आप अपने एक टारगेट को ए करके रखिए तो आपको जरूर सफलता मिलेगी। मैंने उसको बहुत बोला, मेरे पास अभी लोग आ रहे जिसको मैंने आपके पास रेफर किया, जो बीच बीच में छोड़ दिए, लेकिन रिजल्ट ओपन होने के बाद मैंने पूछा आपके बच्चे को हुआ? नहीं हुआ। मैं पूछा आपके बच्चे को हुआ? नहीं हुआ। मैं पूछा आपके किसी का नहीं हुआ, तो मैंने बोला कि पंकज और नीरज जी का हुआ है यहाँ पे। मैं कहा मेरे को खुशी। एक्चुअली मेन चीज है माँ बाप का कितना एक्सपेक्टेशन रहता है आप ये बताओ। वो जो अपनी भावनाएं बता रहे हैं, उनका बच्चा जब सेलेक्ट नहीं हुआ था, जब वो तैयारी के फेज में आए तो उन्होंने भेजा है यहाँ पे। एसीएस में पंकज का 400 नंबर था ना पंकज, है ना, तो उसमें मार्जिनली कॉल से रह गया था। बट हमको पता था कि पोटेंशियल है कि वो करेगा, तो वो लगा रहा। तो बहुत लोग ऐसे रहते हैं, बहुत छात्र ऐसे रहते हैं जो बिल्कुल थ्रेशोल्ड समझते हो ना, थ्रेशोल्ड समझते हो क्या होता है? कितना लोग थ्रेशोल्ड समझते हो? नहीं, कोई नहीं समझता। में पढ़ाई और थ्रेशोल्ड तुम लोग थ्रेशोल्ड नहीं समझते हो? लिमिट एक लिमिट होता है, जैसे मान के चलो कि ये पुश कर रहे हैं, यहाँ पर आ गए हैं, यहाँ पर सफलता है, ये पॉइंट थ्रेशोल्ड पॉइंट। ये थ्रेशोल्ड पे आपको रिजल्ट नहीं दिखाई देता है, लेकिन इसके ठीक ऊपर क्या रहता है? रिजल्ट रहता है। रेस्क्यू ऑपरेशन देखे ना, कितना घंटे चला? 105 घंटा। वो एक चट्टान लास्ट वाला जो टूटा होगा था वो लड़का बाहर निकाल पाए होंगे, लेकिन उसके लिए कितना फोड़ना पड़ा। लास्ट मोमेंट में जाकर के अगर बोलते कि चलो छोड़ो छोड़ो अब नहीं हो पाएगा, सांप घुस गया है अंदर, बच्चा पता नहीं जिंदा होगा कि नहीं होगा, वो पूरे रेस्क्यू टीम से एक आप वो लेना सलाह, वो कहना चाहिए कि सीख लेना कि कितना भी नेगेटिव थॉट प्रोसेस चले, अगर पॉजिटिविटी और ताकत से लगे रहोगे तो रिजल्ट क्या होता है? मिलता है। रिजल्ट मिला कि नहीं मिला? रात को कितने बजे मिला? 12:30 बजे, 105 घंटे के बाद, है ना। तो पंकज के लिए, नीरज के लिए और उनके माता पिता के लिए जोरदार एक बार तालियां बजाएं। और ये बहुत पंकज से एक बार आग्रह करूंगा कि कुछ टिप्स जो है वो बच्चों को बताए। हाँ, तो मैं अपने इसी भाषा को विराम दे। नहीं ठीक है, दो अब उनको बोलने दो। पंकज नीरज दोनों से मैं थोड़ा सा पॉइंट चाहूंगा कि आप लोगों को बताएं कि तैयारी में वो कौन कौन सी चीजों का ध्यान रखे थे ताकि आप लोग इन चीजों को शामिल कर पाए। क्या इनका गाइडलाइन जो बड़ा महत्वपूर्ण है, ये इनको ज्यादा गाइड कर सकते हैं। लेकिन मैं आज गौरवान्वित अपने आप को महसूस कर रहा हूँ। इसके लिए मैं मैडम का बहुत बहुत और सर का बहुत बहुत आभारी हूँ कि जो मेरे बच्चे को 24 और 25 साल से इस मुकाम पर पहुँचाने का मैं 100% श्रेय मैं सर और मैडम को देता हूँ, जिनकी उम्र मात्र 24 और 25 भी नहीं है, 24 भी नहीं है, कि इनको चौथे बार सर्विस, इसको तो पहली बार में 23.5 24 साल नियर अबाउट में मिल गया। इसके लिए मैं पुनः मैडम से आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद देता हूँ कि ऐसे सभी बच्चों को आप ऐसा तालीम दे कि इनके माता पिता जैसे मैं खुश हूँ वो भी खुश हो जाएं और मेरे आपको धन्यवाद ज्ञापित करें। इन्हीं भावनाओं के बाद अपनी वाणी को यही विराम देके मैं बैठ रहा हूँ। सबसे पहले जो साल भर जो मैम और सर ने जो एफर्ट दिया हमारे पीछे और साथ ही साथ उनका जो गाइडेंस रहा उसके लिए थैंक यू तो छोटी बात है, मैं अपना कृतज्ञता सबसे पहले व्यक्त करता हूँ। और सर का हमेशा कंटिन्यूस गाइडेंस रहा, जब भी सर मिले सर हमेशा पूछते थे कि पढ़ाई कैसी चल रही है। सर ने हमेशा मोटिवेट किया, मैम ने हमेशा मोटिवेट किया, हमारे फादर को भी हमेशा समझाते रहे कि हो जाएगा करके। तो वो उनका जो साथ जो था वो मेरे थ्रू आउट जो जर्नी पीरियड में रहा, उसके लिए सबसे पहले मैं अपना जो कृतज्ञता है वो व्यक्त करता हूँ। उसके बाद जो टिप्स ने सर ने कहा, तो बेसिक टिप्स आज अभी जो कंपटीशन में देख रहा हूँ कट ऑफ जो है वो जनरल का 104 जा रहा है, ओबीसी का 102 जा रहा है, तो बहुत हाई कट ऑफ है। तो बहुत हाई कट ऑफ में अगर आपको डील करना है तो फिर उसमें एक तो है कि जैसे अभी फुल टर्म क्लासेस चल रही है तो आप फुल टर्म क्लासेस में अपना फुल एफर्ट दीजिए और अपने पढ़ाई का जो टाइम है उसको बढ़ा दीजिए। क्लास नोट्स जो है उसको आप टारगेट बनाइए, जैसे अभी आप जैसे फुल टाइम क्लास कर रहे हैं तो आपका सबसे पहला टारगेट होना चाहिए कि क्लास नोट्स को आप 50 बार कम से कम पढ़ें, क्योंकि जब तक क्लास नोट्स में कमांड नहीं है आप कहीं से कुछ भी पढ़ते रहेंगे उसका कोई सेंस नहीं, उसकी रिटेंशन उतनी ज़्यादा नहीं रहेगी। नॉलेज गेन करना अलग बात है और उस नॉलेज को एग्जाम तक पहुँचाना दूसरी बात है। तो सबसे पहले जो आपको यहाँ मिल रहा है क्लास नोट्स, आप क्लास नोट्स को 50 बार पढ़ने का टारगेट बनाइए, तब आप किसी दूसरे नोट्स पे जाइए। जैसे ही आप क्लास नोट्स आपके टिप्स पे हैं फिर आप क्वेश्चन बैंक्स पे जाइए और उनको सॉल्व करिए। लेकिन क्लास नोट्स का ऐसा कोई भी सवाल आपसे गलत नहीं होना चाहिए, पहला आप ये ध्यान रखिए। उसके बाद जो क्वेश्चन बैंक्स हैं उन क्वेश्चन बैंक्स को आप बार बार लगाइए। सबसे अच्छा तरीका ये होगा कि जो क्वेश्चन बैंक के जो क्वेश्चन क्लास नोट्स में कवर नहीं हो रहे हैं आप क्लास नोट्स में थोड़ा थोड़ा स्पेस छोड़ते जाइए, हर पॉइंट के बाद वहाँ उसको लिख लीजिए।
जितना कॉम्पैक्टेड आपका मटेरियल होगा उतना आसान होगा रिवीजन के लिए। और आज के डेट में रिवीजन सबसे बड़ी चीज है, क्योंकि सिलेबस का लेंथ और ब्रेड्थ बड़ा है। आप जितना उसको रिड्यूस करते जाएंगे तो आप सिलेक्शन के उतने पास आते जाएंगे। तो चीजों को आप कॉम्पैक्ट करिए। सर जानते हैं कि मैं जीएस में भी मैंने जो क्वेश्चंस पूछे गए थे उनको मैंने कॉपी में ही लिख लिया था, क्योंकि लास्ट टाइम एग्जाम जैसे ही पास आएगा आपको समझ नहीं आएगा कि नोट्स पढ़े कि क्वेश्चन देखें कि क्या देखें। तो चीजों को अगर आप एक जगह लाने में थोड़ी मेहनत कर लेंगे तो आगे वो सालों तक आपको काम आएगी। बस इसी के साथ टेक नॉन टेक को साथ पढ़ने से घबराते हैं, इनको बताओ कि उसकी भूमिका क्या है। पिछली बार जब मैं सर से मिला तो मैं सोच रहा था मेरा टेक्निकल ठीक है तो मैं सिर्फ नॉन टेक पढ़ूंगा। तो सर ने मुझे एक बात बोली कि तुम सुबह शाम अगर प्रेशर पड़ेगा तब तुम्हारा जो है दोनों ठीक रहेगा। तो वो बात मैं बहुत उसको मैं अपने लिए पॉजिटिव मानता हूँ, क्योंकि अगर मैं सिर्फ नॉन टेक की क्लास करता या बच्चा अगर सिर्फ टेक की क्लास करेगा तो आप कितना भी कोशिश कर लीजिए आप एक दिन में दोनों नहीं पढ़ पाएंगे। क्योंकि जब से हम लोग घर में हैं हम लोग एक दिन में टेक पढ़ते हैं नॉन टेक पढ़ते हैं। तो अगर सुबह शाम क्लास हो रही है तो थोड़ा थोड़ा ही सही आप रोज सीखते जाएंगे। आप घर में बैठेंगे आप सोचेंगे कि मैं मान लीजिए आप टेक की क्लास कर रहे हैं नॉन टेक नहीं कर रहे हैं, आप कितना भी प्रयास कर लीजिए कुछ दिन के बाद आप नॉन टेक पढ़ना छोड़ देंगे। तो इसलिए आप क्लासेस दोनों करिए, दोनों को साथ में पढ़ना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब आज का कंपटीशन ये है कि सारे चीज में आपको सेम कमांड की जरूरत है, तो दोनों को आप साथ में पढ़िए। ये मत सोचिए कि बहुत ज्यादा एक दिन में पढ़ लेंगे, लेकिन थोड़ा ही सही रोज थोड़ा थोड़ा सीखते जाना ही है। कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट ही एक तरीका है और कोई तरीका नहीं है। नोटिफिकेशन का क्या वेट करना चाहिए तैयारी करने के लिए, या पहले तैयारी करना चाहिए और जो नोटिफिकेशन आए उसका देना चाहिए? इस एग्जाम में मेरा 3rd रैंक है। ये बात थोड़ा सा मतलब यकीन करना मुश्किल होगा। जो 50 दिन मिले थे मैंने उसमें सिर्फ 8 से 10 दिन पढ़ाई की होगी। मेरे भाई की एक शादी थी तो हम लोग उसी में बिजी थे। उस 8-10 दिन में मैंने सिर्फ कंप्यूटर पढ़ा था और मैं सीधे एग्जाम देने गया हुआ था। तो नोटिफिकेशन का जो बच्चा वेट करेगा, नोटिफिकेशन के बाद तो आपका दिमाग भी आधा काम करेगा, तो उस समय आपकी इफिशिएंसी वो नहीं रहेगी जितना अभी आप बिना नोटिफिकेशन के पढ़ पाएंगे। इसलिए सिलेबस का वेट मत करिए। नोटिफिकेशन के बाद तो हर आदमी पढ़ रहा है तो फिर आप में क्या नई बात है। एक बार फिर से पंकज को नीरज को मैं बुलाऊंगा, क्योंकि नीरज का पहला अटेम्प्ट था और नीरज अभी अभी पास आउट हुआ है। अभी अभी पास आउट होने के बाद में इतना अच्छा रैंक से सेलेक्ट हो जाना अपने आप में एक बड़ी बात है। नीरज क्या ऐसा डिफरेंट था जो पंकज करता था और तुम उससे अलग करते थे, ये जरूर बताना, ठीक? वो लेकिन बहुत मेहनती है, बैल जैसा मेहनत करता है ये लड़का, बैल जैसा मेहनत करता है। मैं आपको बता रहा हूँ, बैल समझते हो ना, बैल क्या होता है? खूब मेहनत करना। मतलब इसको मैं बोला था कि नॉन टेक का एक कलेक्शन होना चाहिए क्वेश्चन आंसर का कॉपी में। पूरे 5 साल 7 साल हो गया पढ़ाते, सबको बोलता हूँ, एक ही आदमी है ना, इसको लगा एक ही आदमी है जो पूरा ट्रैक रिकॉर्ड मेंटेन किया, वो ये था। क्वेश्चन आंसर एक लाल आके दिखाता था मेरे को, इसका आंसर ये क्यों लिया, इसका आंसर ये क्यों लिया। अब मैं पूछता भी हूँ तो आप लोग डाउट नहीं बताते हो। डाउट कैसे बताओगे? कोशिश करोगे तब तो। भैया 2.5 घंटा पढ़ा रहा है सुबह, 2.5 घंटा शाम, उतना 2.5 घंटा कम से कम क्लास में घर में जाके पढ़ोगे तब कुछ होगा। वो आइस ब्रेकिंग का काम आप तब करना चालू करते हो जब एकदम ऐसे गले पे आ जाता है, वो नोटिफिकेशन सामने खड़ा है। आपको आज से पूरा रगड़ के मेहनत करना है। आप बताओ, मेरे को तो सुनता रहता है। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सर एंड मैम फॉर द गाइडेंस। चीजें जितनी ज्यादा सिंपल रखो उतना ज्यादा बेटर है, क्योंकि अब जितनी ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट करोगे लास्ट में फाइनल जब 10-12 दिन बचते हैं तो प्रेशर क्रिएट होता है। मैं क्या करता था कि जितने भी कॉन्सेप्ट हैं उसका इंटरलिंकिंग डेवलप किया था। मान लो कोई ओसीएफ है, ओसीएफ का मेजरली इंटरलिंकिंग रहता है इरिगेशन के साथ। स्ट्रक्चर में अगर मैकेनिक्स आप चालू कर रहे हो तो मैकेनिक्स का इंटरलिंकिंग है मॉस से, मॉस का इंटरलिंकिंग है एसए से। जितना इंटरलिंकिंग डेवलप करोगे चीजें सिंपल रहेंगी और दिमाग में बहुत कन्फाइंड रहेंगी। और लास्ट में जितना ज्यादा हो सके क्वेश्चन प्रैक्टिस, क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस करना जरूरी है। जेई में या फिर मेजरली एई में जनरली प्रीवियस से रिपीट्स हो रहे हैं। जितना ज्यादा आप उसको प्रैक्टिस कर लोगे तो होगा क्या, चीजें बहुत ज्यादा मतलब याद रहेंगी। जैसे अभी एक अप्लाइड स्ट्रेस वाला क्वेश्चन आया था कि 1 2 3 ऑप्शंस थे कि ए में 1, बी में 1 और 2, सी में 1 2 और 3। होता क्या है कि ऐसा लगता है अपने को कि तीनों सही है, अपन जल्दी जल्दी में 1 2 3 मार देते हैं। आप क्वेश्चन प्रैक्टिस ज्यादा की हो ना तो दिमाग में चीजें क्लियर रहती है कि 1 और 2 ही इसका आंसर है, 3 नहीं हो सकता।
थोड़ा सा स्मार्ट तरीके से अगर जल्दी पढ़ो, और मेजरली एक लंबा रिटेंशन के लिए इंटरकनेक्टिविटी बहुत जरूरी है, चाहे जीएस हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, इंडिया एंड टेक्निकल। जितना ज्यादा इंटरकनेक्टिविटी डेवलप कर लोगे, चीजें दिमाग में बहुत ज्यादा क्लियर रहेंगी। तो होगा क्या, प्रेशर में होता क्या है, जब फाइनल एग्जाम में अपन बैठ रहे हैं, फर्स्ट के एक आवर में जितने क्वेश्चन बने ठीक है, लास्ट का जब एक आवर आता है ना तो प्रेशर क्रिएट होता है। मैं बता रहा हूँ मेरे 106.425 समथिंग मार्क्स है। मैं आके भैया से डिस्कस किया, भैया बोले कि हो जाएगा। मैं बोला कि उसके बाद हुआ क्या था, मैं इसमें क्वेश्चन एनालाइज किया, मैं बहुत सारे सिंपल क्वेश्चन भी गलत किया हूँ, लेकिन हुआ क्या है कि टफ क्वेश्चन में मेरी स्ट्रेंथ कुछ तक है, वो मेरे को सही की और नंबर बढ़ा दी। इसका इंटरकनेक्टिविटी बहुत जरूरी है, और चीजें जितने ज्यादा हो सके पढ़ते रहो। डेली पढ़ना सबसे ज्यादा इफेक्टिव है, क्योंकि होता क्या है कि जैसे आप मान लो डेली नहीं पढ़ रहे हो ना, एक दिन भी अगर छूट रहा है ना, तो वो एक दिन करते करते एक हफ्ता हो सकता है। इस कारण अगर कोई भी दिन कहीं गए भी हो तो 15 मिनट पढ़ लो, ताकि दिमाग में चीजें चलती रहे कि हम लोग पढ़ रहे हैं। जब भी तैयारी कर रहे हो तो होता है डेली पे कुछ ना कुछ चीजें चलती रहती है, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। जब आप पढ़ाई से 15 मिनट जैसे बोल रहे हैं ना कि 15 मिनट पढ़ लो, ये मजाक बात नहीं है, बिल्कुल ठीक बोल रहे, खड़े रहे, शायद मेरा आवाज भी आ जाएगा। आप अगर पढ़ाई को एक दिन 2 दिन छोड़ते हैं ना, तो एक डर क्रिएट होता है कि यार छूट गया, और 2-3 दिन में वो इंटरेस्ट लैग होते होते वो फिर महीनों में कन्वर्ट हो जाता है और आप पढ़ाई से दूर हो जाते हो। इसलिए मैं जीएस के कंटेक्स्ट में बोलता था पहले कि कुछ नहीं तो कोई भी एक सब्जेक्ट का 2 पेज कम से कम आप पलटो, आपके पास अगर समय नहीं है, ठीक, लेकिन आपको समय निकालना, भैया आपका काम जो है कुछ और तो नहीं है, आपका काम क्या है, केवल और केवल पढ़ाई करना। तो आपको रोज क्या करना है, जितने घंटे की क्लास हो रही है कम से कम उतने घंटा घर में जाके पढ़ना है, सवालों को बना करके करना है, ठीक। तो बढ़िया बोलता है, और एसीएस का तैयारी कर, उसमें भी ठीक है। थैंक यू। वेरी गुड। ये बीआईटी पास आउट है ना, स्मार्ट होते हैं बीआईटी वाले, मैं भी हूँ, एनआईटी वाला है, वो मैडम का जूनियर है, मेरा जूनियर, सिंसियर होते हैं, ठीक है। अब आपने नीरज को सुना, पंकज को सुना, क्लास में और 3 बच्चे हैं जिनका कि अभी अभी सिलेक्शन हुआ है, और बहुत से बच्चे हैं बीच बीच में आते रहेंगे, जो जो आएगा, घर गए हुए हैं तो दूर दूर में हैं सब लोग, वो तीनों को मैं बुलाता हूँ, तीनों को हम मोमेंटो भेंट कर रहे हैं, अपनी तरफ से शुभकामनाएं दे रहे हैं। और इस पूरे प्रोग्राम का मकसद जो है उस बात को समझना, इस उद्देश्य है कि आप में वो मोटिवेशन बना रहे कि क्यों आपको पढ़ाई करना चाहिए, कैसे आपको पढ़ाई करना चाहिए, वो कौन लोग हैं जो आपकी पढ़ाई से प्रभावित होते हैं, हम भी हैं। टीचर जो है वो माँ बाप के पास तीसरा आदमी होता है, मतलब एक तो आप खुश होते हैं, दूसरा माँ बाप बहुत खुश होते हैं, और तीसरा चौथे नंबर पे किसका नंबर आता है, टीचर्स का, क्योंकि आपके पीछे बहुत ज्यादा हम मेहनत किए रहते हैं। तो उस मेहनत को रेसिप्रोकेट जो करेगा, रेसिप्रोकेशन का मतलब कि हैंडशेक समझते हो ना, मैं हाथ मिला रहा हूं, आप हाथ नहीं मिला रहे हो, तो हैंडशेक नहीं हो पाता। हैंडशेक का मतलब होता है रेसिप्रोकेट करना, कि सामने वाला जो एक्शन कर रहा है आप उसको रिवर्ट करें। तो हैंडशेक मूवमेंट तब होगा जब आप जो है अपनी तैयारी में लगातार उतना पढ़ाई करें जितना हम लोग कम से कम क्या कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, उतना आपको पढ़ना ही पड़ेगा। मेहनत करोगे कभी खाली नहीं जाता। हो सकता है आज सिलेक्शन ना मिल रहा हो, लेकिन जरूरी नहीं है कि सेलेक्ट होने वाले के बाद में जितने बच्चे नहीं हो पाए वो असफल, 1 साल बाद भी नहीं बोलूंगा, 2 साल बाद भी नहीं बोलूंगा, बशर्ते आप अपनी तैयारी में ईमानदार हैं। तो सामने से कौन कौन बैठा है बेटा? अनुराधा शायद सबसे पहले बैठी है। अनुराधा आप आइए इधर। मैडम मुकेश बुके लेके आओ। हाँ हाँ, तुम लोग को फिर लास्ट में यहाँ खड़े करवाऊंगा, है ना, जाना मत। ठीक, ले आओ, आ जाओ अनुराधा। आप दे दीजिए, है ना, आप दे दीजिए। नहीं मेरे को ये बनेगा नहीं, तार वार लगाया हुआ है। अनुराधा 2021 पास आउट है, सितंबर 2021 में एडमिशन हुआ था, और अभी 8 महीने के अंदर अनुराधा का रिजल्ट पॉजिटिव आ गया है। हो गया क्या? ताली बजाइए अनुराधा के लिए। नेक्स्ट कौन है? शालिनी। शालिनी आ जाइए। हाँ लोकेश उधर बैठा है लास्ट में, सीक्वेंस में बुला रहा हूं मैं। तुम लोग को आना पड़ेगा बेटा, रुक जाना लास्ट में, है ना। शालिनी ने अभी अभी एडमिशन लिया है, और एडमिशन लेते ही हमको रिजल्ट दे दी है, तो शालिनी के लिए बोनस, तो ताली बजाओ शालिनी के लिए। इधर आप भी लकी चाम हो, ठीक है, वहां पर रुकना बेटा, लगेगा। लोकेश आजा।
अनुराधा तुम भी यही रहना बेटा, है ना। लोकेश बहुत दिन से हमारे साथ है, मतलब बहुत दिन से तैयारी कर रहा है, ठीक। अंततः सफलता उसको भी मिला है, बट इट्स नॉट अ फुल स्टॉप। ये फुल स्टॉप नहीं है। ये बच्चे जो अभी सिलेक्शन ले रहे हैं, इनका रिजल्ट आपको फिर से दिखाई देगा, ठीक, बहुत जल्दी। तो लोकेश के लिए तालियां, ठीक। पांचों बच्चों यहाँ